नमस्कार। आज हमारा ये 12वीं क्लास का इतिहास का दूसरा वीडियो है जो भाग 1 का है और इसमें हमारा टॉपिक है मोहनजोदड़ो, एक नियोजित शहरी केंद्र। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे पहला जो स्थल खोजा गया वो था हड़प्पा, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण स्थल की बात करें तो वो है मोहनजोदड़ो। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था, ठीक है। और ऐसा ही शहरी केंद्र था मोहनजोदड़ो, और उसी मोहनजोदड़ो जो एक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है उसका यहाँ विवेचन या सूक्ष्म अध्ययन किया गया है, ठीक है। ध्यान रखें, हड़प्पा सभ्यता के अंदर खोजा गया पहला स्थल तो था हड़प्पा, लेकिन महत्वपूर्ण स्थलों में है मोहनजोदड़ो। अब यहाँ इसमें नीचे एक नक्शा दिखाया गया है, ठीक है। इस नक्शे के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ ये दुर्ग क्षेत्र है और यहाँ ये निचला क्षेत्र है, ठीक है। तो जो दुर्ग क्षेत्र है वो देखो ऊंचाई पर बनाया गया था और जो निचला क्षेत्र है वो नीचे बना था, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर था। इसमें माना गया कि दुर्ग है वो शासक वर्ग के लिए था, ऊंचाई पर था, ठीक है, और पश्चिम दिशा में था। वहीं जो निचला है वो जन सामान्य लोगों के लिए था और इसमें जो जन सामान्य लोग रहा करते थे और ये चबूतरों पर बना हुआ था। यहाँ विशेष बात यह है कि जो निचला शहर है वो अधिकांश कृषि संबंधित व्यवसायों से जुड़ा हुआ था, ठीक है। और भी कई इसके अंदर कुछ विशेषताएं अपने को अन्य इसमें दी गई हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बस्ती 2 भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं बड़ा लेकिन निचाई पर बनाया गया। जो ऊंचाई पर बना वो दुर्ग क्षेत्र था, शासक वर्ग के लिए था, जबकि जो नीचे बनाया गया वो क्या था, निचला शहर जो जनसामान्य लोगों के लिए बनाया गया था, ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह भी था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई गई थी, यानी कच्ची ईंटें थी, उनका चबूतरा बनाया गया और उन्हीं चबूतरों के ऊपर क्या था, उन्हीं चबूतरों पर ये संरचनाएं बनी थी, ठीक है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, इसका अर्थ था कि इसने निचले शहर से अलग किया गया, ठीक है। यानी दुर्ग जब दीवार से घेरा गया इसका मतलब क्या था कि वो निचले शहर से अलग है, ठीक है। उसको अलग दिखाने का प्रयास किया गया क्योंकि निचला शहर जन सामान्य का था और ऊपर का शहर था वो शासक वर्ग के लिए आवासित माना गया। हालांकि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया जो नींव का कार्य करते थे, यानी पहले चबूतरे बनाए गए एज ए नींव थे वो। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी एक जो अपन घन देखते हैं इस प्रकार, ठीक है, तो एक घन है, इतनी 1 घन मीटर मिट्टी एक व्यक्ति प्रतिदिन ढो रहा है। तो जितना बड़ा ये आधार था, जितनी बड़ी निचली आबादी थी, उस क्षेत्र को आधार युक्त करने के लिए कम से कम 40 लाख श्रम दिवसों की या बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी थी, ठीक है। अब कुछ और देखते हैं कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, ठीक है। चबूतरों के निश्चित क्षेत्र तक कार्य करवाया गया। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और उसके बाद उसके अनुसार ही कार्य किया गया था। नियोजन के अन्य लक्षणों में क्या है, ईंटें शामिल है जो भले ही धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई, ठीक है। यानी नियोजन का लक्षण एक है ईंटें
जो धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई, लेकिन ये एक निश्चित अनुपात की होती थी। जहाँ चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई है, इनमें एक निश्चित क्रम देखने को मिलता है। और वो क्रम क्या था? जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः, यानी जहाँ लंबाई है और चौड़ाई है वो ऊंचाई की क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, यानी जितनी ऊंचाई है उससे 4 गुनी लंबाई थी। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं कि ये 4 गुनी क्या है? लंबाई है। ठीक है, और 2 गुनी चौड़ाई है, तो ऊंचाई क्या हो गई? 1। ये कहा जा रहा है, ये इनके बीच क्या था? अनुपात था, 4:2:1। ठीक है, तो लंबाई को देखें तो वो क्या थी? ऊंचाई से 4 गुनी हो गई, और वहीं चौड़ाई देखें तो वो 2 गुनी हो गई। ये ईंटों का एक निश्चित अनुपात था। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में काम में लाई गई थी। तो ये जो बात बताई गई है वो एक निश्चित नियोजन के संदर्भ में बताई गई है। अब हमें ब्लॉक के अंदर हड़प्पा की दुर्दशा के बारे में बताया गया। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट किया था। ईंट चुराने वालों का मतलब ये ना ईंट चुरा के ले गए थे। हालांकि जब पटरियों का निर्माण किया जा रहा था, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा ईंटें हैं वो नष्ट भ्रष्ट कर दी गई, उठा ली गई, जिससे सभ्यता नष्ट हो गई थी। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कर्निंघम, ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन है? अलेक्जेंडर कर्निंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का जनक है अलेक्जेंडर कर्निंघम। ठीक है, उन्होंने क्या लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा, यानी यहाँ से कितनी ईंटें ले जाएगी? तो यहाँ से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थीं। यानी लगभग 100 मील लंबी जो लाहौर और मुल्तान के बीच रेल पटरी बिछाई गई थी, उसके लिए जितनी ईंटों की आवश्यकता थी उतनी ईंटें यहाँ से ले जाई गई। इस प्रकार इस स्थल की कई इमारतें या संरचनाएं नष्ट कर दी गई। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो हड़प्पा से कहीं बेहतर संरक्षित स्थिति के अंदर प्राप्त हुआ। नेक्स्ट अब टॉपिक दिया गया हमें नालों का निर्माण। ठीक है, और चित्र के अंदर हमें एक नाली का दृश्य दिखाया गया है। ध्यान रखो, आज हमारे यहाँ जब कोई एक कॉलोनी बनती है तो पहले उस टिब्बे को सीधा करते हैं, लगभग सीधा करके उसके बाद उसको ब्लॉक में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सड़कें बनाने का काम करते हैं, फिर मकान बनाए जाते हैं। सड़कें भी हालांकि ढंग से नहीं डाली जाती, बस ब्लॉक बना दिए जाते हैं। और जब मकान बन जाते हैं तब हमारे यहाँ नालियाँ, सड़कों की बात होती है। नालियाँ तो कहाँ जाते जाते अंत में उनका नंबर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जब हम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों की बात करें तो उनका नियोजन बहुत उत्तम प्रकार का था, या शायद नालियाँ सबसे प्राथमिकता के अवसर में आती थी। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता है, वो है ध्यानपूर्वक नियोजित जल प्रणाली। ठीक है, क्या है? ध्यानपूर्वक नियोजित जल प्रणाली यहाँ की एक बहुत ही विशेष व्यवस्था थी। निचले शहर के नक्शे को आप देखें तो जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को एक लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यानी सड़कें हैं और गलियां हैं वो ग्रिड पद्धति में बनाए गए थे। जैसे देखिए, ग्रिड पद्धति का क्या मतलब है? ये सीधी गली जा रही है, सीधी गली मान लेते हैं या इसको रोड मान लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी इसको इस प्रकार काटेगी तो गली या सड़क एक दूसरे को इस प्रकार ये सड़कें काटती थी जो 90 डिग्री पर काटती थी। इस प्रकार वो क्षेत्र है वो इस प्रकार ब्लॉक में बढ़ जाया करता था। ठीक है, तो ये थी ग्रिड पत्ती, यानी पूरा पूरा उनको 90 डिग्री पर काटना, पूरे चौकोर में इसको विभाजित कर देना। तो सड़कों और नालियों को या गलियों को, ठीक है, सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पद्धति पर बनाया गया और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, यानी पहले ही किसकी बारी आ गई? नालियों की, और फिर गलियां तैयार की गई।
और फिर उनके अगल बगल में आवास का निर्माण किया गया। हमारे क्या होता है कि हम आवास पहले बना लेते हैं, बाकी बारी बाद में आती रहती है, जब हमारी कहीं समस्या खड़ी होती है तब सड़कों की नालियों की बारी आती है, जो कि गलत है। यहाँ ये बिल्कुल स्थिति सही थी कि पहले गलियों के साथ नालियों का निर्माण हुआ, उसके बाद अगल बगल में आवास का निर्माण किया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटी होना जरूरी था। ठीक है, अब घर की मान लीजिए नाली दे रखी है अपने, वो ये नाली का चित्र है, तो अगर अपन इसको घर की दीवार माने, ठीक है, तो अगर घर का सारा पानी इस नाली में आना है तो इसका मतलब घर की एक दीवार का नाली से सटा होना जरूरी था। हम इस प्रकार ये कोई न कोई दीवार है वो नाली से सटी थी घर की, ताकि घर का सारा पानी किस में आ जाए, नाली में चला जाए। दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा, ऊंचा, पश्चिमी, एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। ठीक है, यानी अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा और ऊंचा पश्चिमी भाग है तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं, यानी हर जगह ऐसा ही है कि हम कह दें कि पूर्व दिशा के अंदर है वो क्या है, यानी पूर्व दिशा के अंदर जो दिया गया है वो दुर्ग है और छोटा है, और निचला पश्चिम में बड़ा है, निचला शहर है। तो हर जगह ऐसा मान लें कि दोनों के अंदर सारी स्थिति यही है, ऐसा भी नहीं है। धोलावीरा और लोथल ये गुजरात से प्राप्त हमारे क्षेत्र हैं। तो धोलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी, पूरी बस्ती यहाँ क्या है, किलेबंद है, तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए, यानी शहर बना दिया कि उसके दीवारों से घेर घेर कर ये भी अलग किए गए। लोथल में दुर्ग दीवार से तो नहीं गिरा था पर कुछ ऊंचाई पर था। लोथल की बात करें तो ये बाहर की बाउंड्री नहीं थी, लेकिन वो क्या था, ऊंचा जरूर था। तो ये थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं सब में देखने को मिलती है। अब है गृह स्थापत्य। ठीक है, मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। देखिए, आज भी घरों के अंदर आंगन तो है लेकिन नए के बराबर है, बहुत कम घर रह गए जहाँ आंगन मिलता है। जबकि पहले जब ये मान लीजिए मैं एक छोटा सा बना रहा हूँ कि ये एक आंगन है और इस आंगन के चारों तरफ क्या बना हुआ है, ये कमरे या अन्य क्षेत्र बने हुए हैं, लेकिन बीच का ये चौकोर सा या गोलाकार सा, क्या चौकोर या आयताकार सा आंगन छोड़ दिया गया। अब ये खुला आंगन है, आजकल बंद घर होते हैं लेकिन ये आंगन क्या खुला है। अब खुले आंगन का बड़ा इस्तेमाल होता था, कोई कपड़े धोने के लिए हो गया, खाना बनाने के लिए हो गया, धूप आने के लिए हो गया, सामूहिक रूप से परिवार के बैठने के लिए हो गया, ये खुला आंगन हुआ करता। लेकिन धीरे धीरे इसकी जो उपस्थिति है वो कम होती जा रही है। तो एक आंगन था और इसके चारों ओर कमरे बनते थे। अब संभवतः आंगन खाना बनाने, कटाई करने से, यानी कोई व्यावसायिक गतिविधि करनी होती थी तो वो क्या, वो आंगन में हो जाया करती थी। ठीक है, खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में ये आंगन बड़ा काम आता था। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था, यानी लोगों ने अपनी एकांतता को भी महत्व दिया था। कैसे कि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। देखो, यहाँ ये माना गया है कि 2 मंजिले मकान है और नीचे जो अंडरग्राउंड जिसको तल वाला मकान कह रहे हैं उसमें कहीं भी खिड़की नहीं मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब भूमि तल पर बनी दीवारों पे कोई खिड़की नहीं है। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग या आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हो सकता था। ठीक है, यानी बाहर से कोई व्यक्ति सीधा आंगन का दृश्य नहीं देख सकता था या आंगन को नहीं देख सकता था। इस प्रकार इन्होंने अपना एकांतता भी बना के रखी थी। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर होता था। ठीक है, यानी प्रत्येक घर में लगभग क्या था, एक स्नान घर था जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ती थी। यानी स्नान घर की नाली है या जो दीवार है वो गली की नाली से जुड़ी होती थी। तो दीवार के पास बाहर नाली है गली की,
तो स्नान घर का पानी उसमें सीधा चला जाया करता था। इस प्रकार सड़क की नालियों से स्नान घर की दीवार लगभग जुड़ी थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने हेतु सीढ़ियाँ बनाई गई थी, उसके अवशेष भी मिले हैं। कई आवास में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, यानी बाहर से आने के लिए कक्ष बनाया गया था। उस कक्ष पर क्या बना था, उस कक्ष के पास या वहीं पर क्या बना था, कुएं बने थे। और उसका प्रयोग, जो कमरा है उस कमरे का प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता होगा। विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। ध्यान रखिए, कुओं की संख्या अनुमानित क्या मानी गई है, लगभग 700 मानी गई है। तो इस प्रकार एक स्नानघर और दूसरा कुआं ये लगभग घर के अंदर वहाँ मौजूद थे। ठीक है, एक घर का नक्शा अपने को दिया गया। इसमें अपन क्या देख सकते हैं, एक तो कुएं का क्षेत्र देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अपने को एक तो ये जगह बताई गई है कि ये सीढ़ियों वाला क्षेत्र है। ठीक है, सीढ़ियाँ नीचे सीढ़ियाँ आ रही है ऊपर आने के लिए। दूसरा ये जो कक्ष है ये है नंबर 6 दिया गया है, ये कुआं है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि व्यक्ति ये दरवाज़ा बना हुआ है, इस दरवाजे से अंदर आ रहा है। ठीक है, और यहीं पर एक कुआं बना हुआ है। अब इसको इस रास्ते से हम क्या है कि इस आंगन को नहीं देख सकते। ठीक है, तो अंदर का सीधा अवलोकन नहीं किया जा सकता था। ये यहाँ की एक अलग बात देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखिए साइड में किसके बारे में दिया गया, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली के विषय में नालियों के बारे में अर्नेस्ट मैके महोदय ने लिखा है, उसके बारे में बताया जा रहा है। निश्चित रूप से अब तक ये खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। किसके बारे में कह रहे हैं, नाली के बारे में। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, यानी गारे में जो ईंटें जमाई गई थी उन्हीं से मुख्य नाले बने थे, और उन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता था। यानी नाले ढके हुए थे ऐसी बड़ी ईंटों से जिनको हटा सकते थे, कब, जब उनकी सफाई करनी होती थी। कुछ स्थानों पर नालियों को ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टी का प्रयोग भी किया गया था। घरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी और इस मलकुंड में ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नाली के अंदर बह जाया करता था। और बहुत लंबे नालों में कुछ कुछ अंतराल पर सफाई करने के लिए होदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्व का एक बड़ा ही अजूबा है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो ये दर्शाते हैं कि नालों की सफाई करने के बाद इनको हमेशा हटाया नहीं गया या कचरे को हमेशा हटाया नहीं गया। ठीक है, जन निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी बल्कि कई छोटी बस्तियों में भी थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, वहीं नालियों में इन्होंने कैसी ईंटों का प्रयोग किया है, पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये मोहनजोदड़ो के आवास का एक चित्र अपने देख लिया है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता होगा। यानी दुर्ग में ऐसी क्या स्थिति हमें नज़र आती है जिससे पता चलता है कि सार्वजनिक काम आते होंगे। तो उनमें देखिए दो उदाहरण बड़े आते हैं, एक तो माल गोदाम, एक स्नानागार। ठीक है, माल गोदाम और स्नानागार ऐसे दो विशेष तत्व हैं जो सार्वजनिक प्रयोजन की ओर संकेत करते हैं। माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं। ठीक है, अब ये जो चित्र में दिया गया नक्शे में, ये माल गोदाम है, उसके केवल निचले हिस्से हैं वो अपने पास क्या बचे हैं, शेष बचे हैं। ठीक है, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे वो बहुत पहले से ही नष्ट हो गए थे। और दूसरी संरचना है सार्वजनिक स्नानागार, वो ये रहा। ठीक है, अब ये जा रही है मुख्य सड़क और सड़क के यहाँ पास में दे दिया स्नानागार। ठीक है, अब विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय। कैसा जलाशय, एक आयताकार जलाशय। ठीक है, अब ये देख लो आयताकार स्थिति में बना हुआ जलाशय।
ठीक है, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। इसके चारों तरफ क्या था? एक गलियारा था। जलाशय के तल तक जाने के लिए, नीचे तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। ये इधर सीढ़ियाँ बनी, ये इधर बनी। दोनों तरफ क्या बनी थी? जलाशय के नीचे तल तक जाने के लिए दोनों भागों में, दोनों तरफ उत्तर और दक्षिण में 2-2 सीढ़ियाँ थीं। जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया गया था। ठीक है, यानी जलाशय के किनारे ईंटों को जमाया गया, जिप्सम का गारा इसके लिए प्रयोग किया गया और तब इसको जलबद्ध किया गया। और तीनों ओर कक्ष बने हुए थे। तीनों ओर क्या बने थे? कक्ष। ये यहाँ एक तरफ बिल्कुल अपने को दिए गए हैं, लगभग 8 की संख्या में। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें एक बड़ा कुआं था। यानी जो तीनों तरफ कक्ष बने थे उनमें एक कक्ष ऐसा था जिसमें एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। जलाशय से पानी कहाँ गया? एक बड़े नाले में। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, और जो गली के दूसरी तरफ एक छोटी संरचना थी उसमें लगभग 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानघर बने थे। जो गलियारा बीच में था उसके दोनों तरफ 4-4 स्नानघर बने थे, और प्रत्येक स्नानघर से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिल जाती थी। ठीक है, जो 4-4 स्नानघर थे उनसे नालियाँ निकलती और वो नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिल जाती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इनका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। यानी जिस प्रकार आज हम देखते हैं सामूहिक स्नान की परंपरा हमारे समाज में प्रचलित है, ठीक उसी प्रकार की शायद कोई सार्वजनिक स्नान की परंपरा, कोई धार्मिक अवसर पर स्नान की परंपरा रही होगी, जिसके लिए इस प्रकार के स्नान गृहों का निर्माण करवाया गया होगा। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। धन्यवाद।